पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से होगा शुरू। सदर जमहूरिया दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से करेंगे खिताब। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कल पेश करेंगी उबूरी बजट। उबूरी बजट से कबल मईशत के महाज पर बड़ी खबर। IMF ने भारत को 2024 में सबसे तेजी से बढ़ती मईशत बताया। 2023-24 में भारत की शरह तरक्की का तखमीना बढ़ाकर 6.7% किया। जमीन घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन से ED आज करेगी पूछताछ। सोरेन कानून साज पार्टी की मीटिंग में तमाम अराकीन असेंबली को आज वजीर आला की रिहाइशगाह पर मौजूद रहने की दी हिदायत। शदीद बर्फबारी के बाद अटल टनल के पास फंसे 300 सयाहों को बचाया गया। वहीं दिल्ली NCR समेत शुमाली भारत में घने कोहरे की वजह से हदे बिसारत हुई कम। महकमा मौसमियात ने आज बारिश होने का जाहिर किया इम्कान। खेल की खबरों में चेन्नई में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे एडिशन का आज आखिरी दिन। शाम 6 बजे होने वाली इख्तितामी तकरीब में मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर होंगे शरीक। जनूबी अफ्रीका में जारी अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप के सुपर 6 में भारत का फातिहाना आगाज। न्यूजीलैंड को 214 रन से दी शिकस्त। 81 रन पर सिमटी न्यूजीलैंड की इनिंग्स। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू हो रहा है। इजलास का आगाज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब के साथ होगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कल उबूरी बजट पेश करेंगी। ये सेशन अगले महीने की 9 तारीख तक जारी रहेगा। दरेसना इजलास से कबल हुकूमत ने एक ऑल पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया ताकि दोनों ऐवानों के कामकाज को बेहतर तरीके से चलाने को यकीनी बनाया जा सके। मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि हुकूमत कवायद के मुताबिक तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर जोर दिया कि वो और दोनों ऐवानों के काम को खुशउस्लूबी से चलाने में हुकूमत के साथ ताउन करें और तख्तियां ना लाएं। और उबूरी बजट पेश होने से कबल बैनुल-अक़वामी नुक़्ता नज़र से भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे तेज़ इक़्तिसादी तरक्की कर रहा है। IMF ने इम्कान जाहिर किया है कि 2023-24 में भारत 6.5% के बजाय 6.7% की शरह से तरक्की करेगा। मंगल को IMF ने अपनी वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक भारत की शरह नमू 2024 और 25 दोनों में मजबूत 6.5% रहने का इम्कान है, जिसमें अक्टूबर से दोनों बरसों के लिए 0.20% पॉइंट्स का इजाफा होगा, जो घरेलू मुतालबात में लचक को जाहिर करता है। इसके अलावा IMF ने आलमी शरह नमू में इजाफे की पेशनगोई भी की है। एजेंसी के मुताबिक 2023-24 में आलमी शरह नमू 3.1% और 2025 में 3.2% रहने का इम्कान है। काबिल जिक्र है कि पीर को वजारत खजाना ने भारतीय मईशत पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि 2023-24 मुसलसल तीसरा साल है जब भारत की इक़्तिसादी तरक्की की शरह 7% से ज्यादा रही है, जबकि आलमी मईशत को 3% की शरह से भी तरक्की करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। किसानों को उबूरी बजट से काफी तवक्कात वाबस्ता हैं। किसानों का कहना है कि हुकूमत को आइंदा बजट में किसान सम्मान निधि में इजाफा करना चाहिए। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि बजट से किसानों की क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाए और जांच करा करके जो किसान नहीं पा रहे हैं उनको सब कुछ दिलाया जाए। किसानों के लिए गेहूं का रेट 3,000 रुपया प्रति कुंटल होना चाहिए और गन्ने का मूल्य जो है 500 रुपया प्रति कुंटल अगर किया जाए तो किसान की लागत आएगी, क्योंकि कृषि जो है वो घाटे का सौदा है। साथ साथ किसान के लिए बिजली और पानी दोनों फ्री होना चाहिए। नए सत्र में जो बजट पेश हो रहा है उसमें किसानों के हित को देखते हुए गन्ने का कम से कम 400 रुपये प्रति कुंटल, किसान सम्मान निधि कम से कम 2 गुना कर देना चाहिए।
मैं खुशी है सरकार किसानों के लिए अच्छा करेगी। हर बार जब भी आम बजट आता है तो किसानों को कई तरीके की सौगातें मिलती है। उम्मीद है कि मोदी जी किसानों के लिए अच्छा करेंगे कुछ। और जैसा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था कि किसान सम्मान निधि जो पहले 6,000 हर साल हुआ करती थी वो भी 12,000 करेंगे, ऐसे मेरे को उम्मीद है। जो सौर ऊर्जा को यूनिट बढ़ता है पीएम मोदी की तरफ से और केंद्रीय गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो बजट बढ़ाया तो हमें छोटे किसानों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि दुर्गम भाग में बिजली कभी भी नहीं, कभी कभी आती है, रात को आती है, इसलिए हमें वो बजट में सौर ऊर्जा का यूनिट बढ़ाया तो अच्छा होगा। किसान सम्मान निधि है, ये बढ़ाकर कम से कम 25,000 रुपये किसान की जाए, और जो हमारा यूरिया है या और DAP है, इन पर सब्सिडी देकर इसको सस्ते से सस्ता किया जाए। सरकार अच्छा काम कर रही है और जनता के हित में ही बजट को करेगी, और गन्ने का पेमेंट भी 14 दिन के अंतराल में करा देगी और कराने का प्रयास भी करा रही है, और गेहूं का मूल्य भी अच्छा तय कर रखा बढ़िया, और हमें इसके बजट से बहुत बहुत उम्मीद है। किसानों के साथ साथ नौजवान भी चाहते हैं कि हुकूमत ज्यादा से ज्यादा रोजगार फराहम करे। आइए आपको बताते हैं कि बजट से नौजवानों की क्या उम्मीदें हैं। सरकार के जो लोगों को जो अपेक्षाएं हैं और हमारी जो है मेन युवाओं के लिए जो रोजगार की बहुत ही ज़रूरत है लोगों को, नए बजट में इस रोजगार के ऊपर अगर लोगों को ध्यान देती है तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और प्रदेश की जनता के लिए भी अच्छा होगा। ये चीज़ें नए बजट के हिसाब से हम यही सोचते हैं कि जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, जिनके पास पढ़ा जॉब के लिए कोई उपाय नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उनको जॉब मिले। गवर्नमेंट से बस एक एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए हमारे कंट्री का, और थोड़े से एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया जाए। सरकार से एक्सपेक्टेशन यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री का काफ़ी अभी अच्छा नहीं है, उसको बिल्डअप करना और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए कि एक्सपोर्ट मोटिवेट होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, तो एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन ये वो है। बाकी हेल्थ, बस ये 4 चीज़ तो मेन है, बाकी आगे गवर्नमेंट काम कर ही रही है। और आइए हम जानते हैं कि बजट के हवाले से कारोबारी तबके की क्या उम्मीदें हैं। 2023 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत अच्छा रहा, जिसमें हम लोगों ने 46% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी और लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिके। 2024-25 का जो बजट आ रहा है उससे हमें काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो इस सेक्टर को और आगे बढ़ाएंगी। सबसे पहले तो जो सब्सिडीज़ हैं और जो टैक्स इंसेंटिव्स हैं वो कंटिन्यू रहने चाहिए। इस साल के बजट में गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा IT स्टार्टअप और IT स्किल के ऊपर फोकस करना चाहिए। IT इंडस्ट्री में कोई भी नई कंपनी को स्टेबल होने में मार्केट में 4 से 5 साल तक का समय लग जाता है, तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट की तरफ से कम 5 साल टैक्स से राहत मिले तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। बजट में फाइनेंशियल इंक्लूजन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल के आएगा, जिसकी वजह से MSME सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, और इस चीज़ के लिए फिनटेक और बैंक की और मजबूत पार्टनरशिप की ज़रूरत है, जिसकी वजह से बैंक एक न्यू एज टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर पाए फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अलावा ये भी सुनिए कि शमसी तवानाई के लिए बजट से कारोबारी तबके की क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। नया आने वाला है, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें सब्सिडी का रेट बढ़ेगा और GST कुछ ना कुछ ज़रूर कम होगा। जैसे कि पहले 5% था, फिर 12 हो गया, तो हम गवर्नमेंट से उम्मीद करेंगे कि GST के रेट घटाए जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा और लोग सोलर की तरफ अट्रैक्ट हों। बजट में ज़्यादा से ज़्यादा सोलर को प्राथमिकता दी जाए, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगा सकें, और बेसिकली सोलर की रिक्वायरमेंट आज के दिन में बहुत ज़्यादा है। बजट के लिए देखिए, हम सोलर इंडस्ट्री के लिए जो सबसे बड़ा है वो सब्सिडी और अगर बढ़ सकती है, और जो GST जो ले रहे हैं हम लोग 13.8%, अगर ये ज़ीरो हो सकता है तो हमारा सोलर का जो प्रमोशन है वो बहुत अच्छी तरह से होगा और बहुत बढ़िया सोलर लगेगा। एक्साइज ड्यूटी अगर कम हो जाए और GST अगर हम 13.8% है जो पहले फ्री था वो अगर फ्री हो जाती है तो हमारा सोलर और ज़्यादा लगेगा, और जो मोदी जी का सपना है वो हमारा पूरा होगा। बजट के बारे में मुझे ये कहना है कि बजट ऐसा होना चाहिए जो आम जनता के पक्ष में हो
वो इस तरह से होगा कि जैसे आप चूँकि यहाँ हैं हम लोग सोलर पे, तो सोलर में अगर सब्सिडी बढ़ाएंगे तो बचत होती है, तो वो और चीज़ों में काम आ सकती है। और अगर आम तौर से बात करें, जैसे कि आप जानना चाह रहे हैं, तो बजट में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो रोज़ के इस्तेमाल की चीज़ें हैं जनता की, उस पर ज़रूर ऐसी कुछ राहत होनी चाहिए जिससे वो जीवन जीने में दिक्कत ना हो। और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा ने कल नई दिल्ली में पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरियों की मीटिंग की सदारत की। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह और विनोद तावड़े भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने मीटिंग में शिरकत की। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होने वाले हैं। जमीन घोटाले से मुतालिक मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सोरेन से पूछताछ की जाएगी। कल अपने लापता होने के कयास आराइयों के दरमियान सोरेन ने रांची में MLA की मीटिंग की, जिसमें उनकी अहलिया ने भी शिरकत की। JMM की तरफ से कहा जा रहा है कि वो ईडी के समन का जवाब देने के लिए आज दस्तयाब रहेंगे, लेकिन समन के बावजूद पेश न होने पर बीजेपी सोरेन को तनकीद का निशाना बना रही है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर ईडी के सवालों से बचने के लिए इधर उधर भागने का इल्जाम आयद किया है। हाल ही में ईडी ने वजीर आला हेमंत सोरेन को पूछगछ के लिए 10वां समन जारी किया था। ईडी ने चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के घर से कुछ दस्तावेजात, 36 लाख रुपए की नकदी और एक BMW कार जब्त की है। बताया जा रहा है कि BMW कार गुमनाम है और इसे वजीर आला सोरेन इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं बीजेपी MP निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि कल्पना सोरेन के नाम पर कोई इत्तफाक राय नहीं हो सका। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा, झारखंड में कानून साज पार्टी की मीटिंग में कल्पना सोरेन के नाम पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। सीता सोरेन और बसंत सोरेन एहतजाज में नजर आ रहे हैं। 35 MLA मीटिंग में पहुंचे और सादा कागज पर दस्तखत किए। और इस बीच ईडी ने नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव से पूछगछ की। ये पूछगछ 8 घंटे तक जारी रही। ईडी ने तेजस्वी यादव को 19 जनवरी को पूछगछ के लिए समन भेजा था और उन्हें 30 जनवरी को पटना दफ्तर में हाजिर होने को कहा था। इससे पहले ईडी ने बिहार के साबिक वजीर आला और रेलवे के वजीर लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ की है। हिमाचल प्रदेश के कई वस्ती और बुलंद पहाड़ी इलाकों में मौसम बदलना शुरू हो गया है। पुलिस ने रोहतांग में अटल टनल के जनूबी पोर्टल के करीब बर्फबारी की वजह से फंसे हुए 300 सयाहों को बचा लिया है। और इसी दौरान महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि अगले एक हफ्ते में 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शुमाल मगरबी भारत को तेजी से मुतासिर कर सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक इनके असरात की वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आइंदा 7 रोज के दौरान हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। महकमे ने यह भी कहा है कि अगले 2 दिन में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में अलग थलग मकामात पर शदीद बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। इसके साथ ही पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 2 दिनों में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मगरबी बंगाल, हिमालय के दामन और सिक्किम में मुख्तलिफ मकामात पर सालाबारी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि शुमाली भारत में अगले 2 से 3 दिन तक घना कोहरा छाया रहेगा। पंजाब, हरियाणा, शुमाल मगरबी राजस्थान, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा में आज सुबह सवेरे कुछ मकामात पर घना कोहरा छाया रहा। मुल्क के कई इलाकों में आइंदा 4 से 5 रोज तक कोहरा रहेगा, ताहम सर्द लहर का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मगरबी, वस्ती और मशरक़ी भारत के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक कम अज कम दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री का इजाफा हो सकता है। सर्दी के मौसम में बहुत से लोग ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े, कंबल, बेडशीट वगैरह देकर उनकी मदद करते हैं। माशरे में कोई है जो पर्दे के पीछे खुशहाल लोगों से मांग रहा है और इन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा भी रहा है। ऐसी ही नेकी की दीवार लोहिया पार्क, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद में चल रही है। हम सबको खुश तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी की खुशी की वजह जरूर बन सकते हैं। नेकी की दीवार का इक़दाम इस मौसम सरमा में बहुत से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकता है। अगर कपड़े जरूरत से ज्यादा हों तो उन्हें यहाँ पर छोड़ दें। जिसको उनकी जरूरत होगी वो यहाँ से ले जा सकते हैं। आप अपने इलाके, गली, कॉलोनी में भी ऐसी ही नेकी की दीवार कायम कर सकते हैं।
लोक जिज्ञासा वेलफेयर सोसाइटी के इस कदम का मकसद लोगों में हौसला अफजाई करना है ताकि माशरे में एक दूसरे की मदद करने की तहरीक पैदा हो। साहिबाबाद के राजेंद्र नगर में वाक़े लोहिया पार्क में आने वाले लोगों में जिज्ञासा वेलफेयर सोसाइटी की इस नेकी की दीवार के बारे में जो तजस्सुस पाया जाता है वो काबिल तारीफ है। छोटे मजदूरों और मजदूरों को सख्त सर्दी में यहाँ से मुनासिब गर्म कपड़े मिल जाते हैं। परोपकारी दीवार का उद्देश्य सर्दियों में जिसको जरूरतमंद लोगों को हम लोग कपड़ा मुहैया कराते हैं। आपके घर में जो कपड़े यदि हैं सर्दी के, तो सर्दी से बचने के लिए लोगों को जिसको ज़रूरत है इस कपड़े की, वो यहाँ से ले जाते हैं और वो भी लोग यहाँ पे दे जाते हैं जिसको ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी के कपड़े हैं, या नए भी कपड़े दे जाते हैं यहाँ पे। कम्बल, स्वेटर, चादर, जूते आपको देखने में आएगा कि यहाँ पे सारे चीज़ रखे हुए हैं। ये हम लोग 4 साल से इस तरह का इनिशिएटिव करते हैं और परोपकारी दीवार के तरफ हजारों हजार हम लोग ठंड में कपड़े को लोगों को देते हैं और उनको ठंड से राहत पहुंचाते हैं। एक छोटा सा कदम किसी के चेहरे पर चंद लम्हों के लिए मुस्कुराहट ला देता है। इनकी जरूरत के वक्त थोड़ी सी मदद इन्हें सुकून पहुंचा देती है। नौजवानों में समाजी शिराकतदारी के ऐसे इक़दामात को फरोग देने की जरूरत है। हिंदुस्तान की सकाफती रिवायत में कुछ देने को खास अहमियत हासिल है। सर्दियों के मौसम में जिनके पास जरूरत से ज्यादा कपड़े होते हैं वो इन्हें यहाँ पर छोड़ देते हैं और कोई इन्हें पहनकर गर्माहट के एहसास से मुस्कुरा देता है। शालीमार गार्डन, गाजियाबाद से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा कि किसी जख्म पर बार बार पट्टी बदलने की जरूरत होती है, लेकिन नई दिल्ली एम्स और IIT दिल्ली ने मिलकर अब एक ऐसी मशीन इजाद की है जिससे जख्म पर बार बार पट्टी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जख्म भी जल्द ही भर जाएगा। हमारे नामानिगार नितेंद्र सिंह ने इस पर एम्स की डॉक्टर सुषमा सागर से खास बातचीत की। देखते हैं कि घाव पर हर दिन पट्टी बदलना पड़ता है, लेकिन एम्स ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया है कि डिवाइस बनाया है कि बार बार पट्टी बदलने की जरूरत नहीं होगी। हमारे साथ डॉक्टर सुषमा सागर हैं। मैम, ये किस तरह का डिवाइस है, कैसे काम करता है? बेसिकली क्या होता है कि हम लोग बड़े बड़े घावों में बड़े परेशान रहते थे कि बार बार जो है उनमें पट्टियां बदलनी पड़ेंगी, घाव में रिसाव हो रहा है, गीला हो जाता था तो मरीज़ को भी अच्छा नहीं लगता था। तो ये एक मशीन है, इसको नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी कहते हैं। इस मशीन में फोम के द्वारा जो है जो भी घाव होता है उस पर फोम को चिपका करके और इस मशीन से कनेक्ट किया जा सकता है। इस मशीन में एक कंटेनर होता है, तो नेगेटिव प्रेशर के द्वारा जो है जो भी रिसाव उसमें घाव में हो रहा होता है वो इस कंटेनर में आ जाता है। इसमें एक सॉलिडिफायर होता है जिससे कि वो लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस मशीन को आप 4 से 5 दिन तक बड़े घावों पे लगा के छोड़ सकते हैं, जिससे कि जो है बार बार एक तो पट्टी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और दूसरा क्रॉस इन्फेक्शन का डर जो है वो ख़त्म हो जाता है। और स्टडीज़ में, हमारी अपनी स्टडी में ये देखा गया है कि अगर हम इस मशीन के द्वारा किसी घाव को छोटा करने की कोशिश करते हैं तो उस पर जो बैक्टीरिया का लोड होता है, जो इन्फेक्शन का लोड है, वो भी कम हो जाता है। जल्दी ठीक होता है? जल्दी ठीक हो जाता है जी। और क्या कोई घर में भी इसको यूज़ कर सकता है? ये जो मशीन है ये मोबाइल मशीन है, तो कई बार ये है कि पेशेंट के जो रिश्तेदार हैं वो अस्पताल में नहीं उनको भर्ती रखना चाहते हैं, तो घर में भी होम बेस्ड के तौर पे भी इस मशीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बैटरी ऑपरेटेड है, 6 से 8 घंटे इसकी बैटरी लाइफ है, तो आपको किसी पॉइंट पे चार्जिंग पे हर समय लगा के रखने की जरूरत नहीं है। और जब 4-5 दिन हो जाएं तो आप वापस अस्पताल में आके इसको चेंज करा सकते हैं, या फिर इसके टेक्नीशियंस होते हैं वो घर पे भी जाके इसको बदल सकते हैं। क्या IIT के साथ ये कोलैबोरेशन? हाँ, हमारे एम्स में एक है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिज़ाइन, तो उसमें एम्स और IIT के कोलैबोरेशन से वो डिपार्टमेंट बनाया गया था। उसमें जो है स्टूडेंट्स आते हैं, फेलोज आते हैं जिनका मेडिकल या टेक्निकल बैकग्राउंड होता है या बायोमेडिकल बैकग्राउंड होता है। जैसे हमारे साथ ये स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ये मशीन डेवलप की है, तो ये स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं, उनको एम्स प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, IIT उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसके बाद फिर ये प्रोटोटाइप बनाते हैं और फिर मशीन को डेवलप करके वेरियस लेवल पे ले जाते हैं। फंडिंग एजेंसीज हैं, ICMR है, DST है, बायरेक है, उनके थ्रू फंड्स लेते हैं और फिर मशीन को डेवलप करते हैं। अच्छा, किस तरह के आप लोगों के दिमाग में है कि ये मशीन बनानी चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत ज़रूरत है?
हम लोग जब वो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिज़ाइन में फेलोशिप किए तो हम मैम से मिले तो हमने देखा कि वुंड्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अंडर निगलेक्टेड भी है। तो हमने मैम के साथ डिस्कशन किया, पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया, प्रोसीजर्स ऑब्जर्व किए। तो हम सब ने ब्रेनस्टॉर्म किया, देन वी केम अप विद दिस आइडिया कि ऐसा तरह का मशीन बनाते हैं, इंडिया में ही बनना चाहिए। और फिर डेवलप किया, टेस्ट किया और सारे सर्टिफिकेट्स इसके हम। कितने दिन में बन गए? इसको हमें रिसर्च करने में 3 साल लगा, उसके बाद हमने क्लिनिकल स्टडी किया और इसके अभी हमारे पास इसको मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस है। तो इस तरह से भारत जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और जो चिकित्सा उपकरण है उसके क्षेत्र में धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है, क्योंकि इस तरह की डिवाइस विदेशों से पहले मंगानी पड़ती थी। कैमरामैन मोंटी के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़, एम्स। आइए रुख करते हैं अयोध्या का। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले मुसलमानों की एक जमात अयोध्या पहुंची और भगवान राम लल्ला के दर्शन किए। इसी दरमियान ग्रुप में शामिल मुसलमानों का जय श्री राम और वंदे मातरम का जयघोष मोहब्बत, इत्तेहाद और हम आहंगी का एक बड़ा पैगाम बन गया। भगवान राम लल्ला के दर्शन करने के बाद ग्रुप में शामिल मुसलमानों ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम भारत के शहरी हैं और इस मुल्क में चाहे हिंदू हों या मुस्लिम या सिख ईसाई सभी एक हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी का मकसद राम लल्ला का दर्शन करके तमाम मज़ाहिब और हम आहंगी का पैगाम देना है। इस पल को हम लोग एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैंगे और मुस्लिम राष्ट्र मंच जो हम लोगों का जो मंच है, सारे मुस्लिम लोग यही संदेश देना चाहेंगे देश में कि हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। वो गलत जो कहते हैं, जो फतवा जारी करते हैं तो उनको कोर्ट में रगड़वा के रड़ जाएंगे। और आइए अब आगे बढ़ेंगे और नजर डालते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों पर। पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुश्तरका हमला करने का दावा किया है। BLA के खुसूसी यूनिटों में माजिर ब्रिगेड, ST और S फतेह स्क्वाड और इंटेलिजेंस विंग शामिल हैं। BLA ने ऑपरेशन को दायरा बुलंद का नाम दिया है और मकामी लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहें। BLA ने यह भी दावा किया है कि उसके माजिद ब्रिगेड ने मार्च शहर में FC के मरकजी कैंप में घुसकर पाकिस्तानी फौज के 12 इजाफी अरकान को हलाक किया था। BLA के हमले में बलूचिस्तान के मार्च बोलन में मार्च जेल, फ्रंटियर कोर दफ्तर समेत कम से कम 5 मकामात शामिल हैं, जिसकी कई वीडियोज BLA ने जारी की हैं। अगली खबर मैक्सिको से। शुमाली मैक्सिको में मंगल को मुसाफिरों से भरी बस और ट्रक के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ। इस तसादुम में 19 अफराद की मौत और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मकामी खबर रसा इदारे एनप्लेक्से के मुताबिक ये वाक़या मैक्सिको के शुमाल मगरबी में पेश आया है, ताहम मकामी हुकाम ने अभी तक हलाकतों की तादाद का ऐलान नहीं किया है। हादसा साहिली शाहराह पर पेश आया है जो साहिली समुद्र के सामने वाले शहरों माजातलान और लास मोचस को जोड़ती है। हादसे के बाद सड़क को बंद कर दिया गया है। शुमाली कोरिया ने बुध को एक स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। ये तजुर्बा हाल ही में लॉन्च किए गए हथियारों के इंतखाब का हिस्सा है। शुमाली कोरिया की सरकारी खबर रसा एजेंसी का कहना है कि मिसाइल वसाल 2H मंगल को मगरबी समुद्र में दागा गया। इसके साथ ही जनूबी कोरिया की फौज ने कहा कि उन्हें इस लॉन्च की इतला मिली है। मिसाइल का तजर्बा वसाल 2H का नाम दिया गया है। तीसरा मौका है जब प्योंगयांग ने एक हफ्ते से भी कम अरसे में क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया है। शुमाली कोरिया की खबर रसा एजेंसी का कहना है कि इसका मकसद जवाबी कार्रवाई को मजीद जदीद बनाना, स्ट्रैटेजिक सलाहियत को हर मुमकिन हद तक बढ़ाना है। और नाज़रीन, अब पेश है अखबारात का जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो हम पहली खबर ले रहे हैं वो रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से है और महात्मा गांधी को सदर जमहूरियत समेत सरकर्दा शख्सियात का खिराज अकीदत। उसके बाद की खबर भी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से। अपोजिशन के 140 सरकार ने पार्लियामेंट की मअतली को मनसूख कर दिया गया है। हुकूमत हर मामले पर बातचीत के लिए तैयार। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों से ताउन करने और प्ले कार्ड लहराने से गुरेज करने की अपील। तीसरी खबर सहारा से। तेजस्वी से ईडी की 8 घंटे तक पूछताछ। नौकरी के बदले जमीन मामले में ये पूछताछ जारी है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर इंकलाब से ले रहे हैं। हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार, गाड़ी और नकदी को जब्त कर लिया गया है। आज ईडी के सामने पेशी और इसके साथ ही 10वां समन उन्हें जारी किया गया है, जिसे अब तक वो
पेश करने से बच रहे थे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने चंडीगढ़ के मेयर के इंतखाबात जीत लिए हैं, लेकिन इन इंतखाबात के नतीजों को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सहाफत से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 16 उम्मीदवारों की में फहरिस्त में डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, शफीकुर रहमान बर्क और काजल निशात का नाम शामिल। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पर हुक्म आज, फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। इंतजामिया कमेटी ने सर्वे रिपोर्ट को झूठी रिवायत बताया और सबूत पेश किए। हमारा समाज की अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। हुकूमत मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह पर दे रही है जोर और मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के फ़वाइद बग़ैर किसी सिन्फ इम्तियाज़ के सबको पहुँचाने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने मंगल को मर्द और ख़वातीन की अफरादी क़ुव्वत में शिरकत करने वाली आजरी मशावरत और पर म्यारात और प्रोटोकॉल जारी किया है। इसके बाद की खबर केरल से। बीजेपी लीडर के कत्ल के जुर्म में कल अदम PFI के 15 कारकुनों को सजाए मौत का हुक्म जारी। आगे बढ़ेंगे। इंतखाबात में अपना फैसला को अंजाम देकर कांग्रेस खौफजदा है, बीजेपी का बयान। तो ये थे उर्दू अखबारात, इनकी चंद सुर्खियां। अब नजर डालते हैं खेल के मैदान पर। चेन्नई में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आज आखिरी दिन है। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर आज शाम 6 बजे होने वाली इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। मुकाबले के छठे एडिशन में महाराष्ट्र का दबदबा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के खिलाड़ी अब तक 53 सोने का तमगा जीत कर पहले मकाम पर हैं। वहीं हरियाणा 35 सोने के तमगों के साथ दूसरे मकाम पर है, जबकि तमिलनाडु इतने ही तमगे जीत कर तीसरे मकाम पर कायम है। क्रिकेट में अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप के सुपर 6 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 214 रन से शिकस्त दे दी है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 295 रन बनाए। मुशीर खान ने 131 रन की इनिंग खेली, वहीं आदर्श सिंह ने 52 रन बनाए। भारत के जरिए दिए गए हदफ का पीछा करते हुए कीवी टीम 28.1 ओवर में महज 81 रन पर ही सिमट गई। न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन कप्तान ऑस्कर जैक्सन 19 ने बनाए। भारत के लिए सैमी पांडे ने 4 विकेट लिए, वहीं मुशीर खान और राज लंबानी ने 2-2 विकेट लिए। नमन तिवारी और अर्शन कुलकर्णी को 1-1 विकेट मिला। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।